रोथ ने मशरूब लाकर मेज़ पर रख दिया। मकई की रोटी और गोश्त के टुकड़े देखकर मेरी भूख चमक उठी। मैं रोटी खाने लगा। एशकोल ने मुझे मशरूब पेश की। मैंने इंतहाई इनकसार के साथ माजरत पेश कर दी। इसने मुझे मजबूर न किया। रोथ मेरे लिए रेत में दबे हुए मटके में से ठंडा पानी ले आई। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और गिलास ले लिया। वो मुस्कुरा दी। लालटेन की रोशनी में वो बड़ी पुरस्कार लग रही थी। इसने अपने चचा को बताया कि इसका भाई सावल सो गया है और इसकी चप्पल नहीं मिल रही। एशकोल ने मेज़ पर हाथ मारा और गुस्से में बोला, मेरे मेहमान के लिए चप्पल लाओ, मेरी चप्पल ले आओ। रूथ ने आहिस्ता से नाराज़गी का इजहार करते हुए सर को झटका और अंदर चली गई। दोबारा वापस आई तो इसके हाथ में चमड़े की चप्पल थी। इसने चप्पल मेरे पास लाकर रख दी। मैंने एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा किया। वो जमाही लेती कोठरी की तरफ चली तो एशकोल ने कहा, मेहमान के लिए साइबान के नीचे बिस्तर लगा दो और मेरा कंबल भी डाल देना। फिर मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, रात को सहरा में सर्दी हो जाती है। वो खाने के दौरान इधर उधर की बातें करता रहा। कभी यरूशलेम के बारे में पूछता है कि अब इस शहर की कितनी आबादी है। कभी कहता है कि मैं दोबारा यरूशलेम गया। एक बार नफरत से सर झुकाकर कहने लगा, यरूशलेम में फ़लस्तीनी अरब मुसलमानों का वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम देख लेना, हम एक न एक दिन इन सब को उर्दन में धकेल देंगे। हमें 4000 साल बाद वतन नसीब हुआ है। फिर एकदम से इसने सवाल किया, जेरोम तुम्हारे माँ बाप कहाँ के हैं? तुम्हारा इब्रानी लहजा यरूशलेम के यहूदियों का नहीं है। मैं अंदर से घबराया मगर ऊपर से बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, मेरी पैदाइश इंग्लिस्तान में हुई थी। 11 जमातें मैंने वहीं पास की। मेरे बाप की वहाँ एक ग्रोसरी शॉप थी। रूथ ने कोठरी के दरवाजे के पहलू में जो साइबान सा बना हुआ था और जहाँ सूखी घास के गट्ठे पड़े हुए थे, स्याह रंग का एक कंबल वहाँ रख दिया और बोली, चचा तुम्हारे मेहमान के लिए बिस्तर लगा दिया है। वो अंदर चली गई। इसका चचा मूड में था। खुदा जाने किस सदी की बातें सुना रहा था। कभी फ़लस्तीन अरबों को कोसना शुरू कर देता, कभी उर्दन के शाह को बुरा भला कहता। मैं सोच रहा था कि यहाँ मुझे बेसुध होकर सोना चाहिए या नहीं। कहीं किसी आफत में तो नहीं फंस जाऊंगा। इस वक्त कहीं जा भी नहीं सकता। बातों ही बातों में मैंने एशकोल से ये मालूम कर लिया था कि जेरिको वहाँ से कितनी दूर है और वहाँ से यरूशलेम को बसें किस किस वक्त निकलती हैं। अगरचे इसने पेशकश की थी कि वो मुझे खुद अगले कस्बे में छोड़ कर आएगा, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता था। इसी अधेड़बुन में मुझे भी नींद आने लगी। एशकोल भी अब बातें करते करते थक गया था और इसका सर बार बार एक तरफ को ढलक जाता था। मैंने इसे कहा कि अब वो सो जाए। एशकोल उठा और शब खैर कहते हुए लड़खड़ाता कोठरी में चला गया। लालटेन इसी तरह लकड़ी के खंबे के साथ लटक रही थी। मैंने इसकी बत्ती नीची कर दी। आसमान सितारों से भरा हुआ था। हवा ठंडी हो गई थी और शबनम गिरने लगी थी। मैं साइबान के नीचे खुश्क घास पर बिछे हुए बिस्तर पर आकर बैठ गया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ख्याल अपने मिशन की नाकामी की तरफ चला जाता था। इसराइली इंटेलिजेंस भी अपने अज़ाइम में नाकाम हुई थी। उन्होंने अपने एटमी मिसाइलों को फायर होने और अब शहरों को भी एटमी तबाही से बचा लिया था, लेकिन वो मुझे गिरफ्तार न कर सके थे। मुझे अब भी हैरत हो रही थी कि उन्होंने जो पाकिस्तानी लड़की मुझे दिखाई, इसकी शक्ल हूबहू असली लड़की से मिलती थी। सिर्फ करीब जाने पर यह भेद खुला कि यह यहूदी लड़की है जिसने पाकिस्तानी लड़की का हुलिया बना रखा है या इसका मास्क चढ़ाया हुआ था। मुझे अपने साथी फ़लस्तीनी कमांडोज नंबर 2 और नंबर 3 के शहीद हो जाने का बड़ा अफसोस था। सवाल यह था कि अब मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी थी। जाहिर है कि मैं पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी को हासिल किए बगैर वापस मिस्र नहीं जाना चाहता था। ये मेरी शिकस्त थी जो मुझे किसी सूरत भी गवारा नहीं थी। पहले मैंने यही सोचा कि उर्दन की सरहद पार करके वहाँ से मिस्र चला जाऊँगा, मगर जब ज़रा सुकून मुयसर आया और पेट में खाना गया तो नए अज़ाइम बेदार हो गए। अब मैंने यही फैसला किया कि यहाँ से जेरिको जाऊँगा और वहाँ से यरूशलेम की बस पकड़कर अपनी दोस्त और हमदर्द नादिया के पास जाकर सारा माजरा सुनाऊँगा और इसके मशवरे के बाद कोई अगला प्रोग्राम मुरतब करूँगा। पाकिस्तानी खातून को मुझे बहरहाल इसराइली ब्लैकमेल से बचाना था। मेरे इरादों में एक नई ताकत आ गई। मैंने पिस्तौल जेब में ही रहने दिया और बिस्तर पर इस तरह नीम दराज हो गया कि मेरा सर बाजू के पीछे था और मेरी निगाहें कोठरी के अधखुले दरवाजे को बराबर देख रही थी। मेरी कलाई पर जो घड़ी बंधी थी, इसकी सुइयां रात के 9 बजा रही थी। सहरा की रात बेहद ठंडी होती है। ऐसा सुकूत तारी होता है कि मुझे कानों में साएं साएं की आवाज़ें आती सुनाई दी। मैंने लालटेन की लो कुछ ज़्यादा ही नीचे कर दी थी। वो 2-3 बार भड़की और फिर लालटेन बुझ गई। अंधेरे ने सहराई रेत में सितारों की चमक को और ज़्यादा नुमाया कर दिया था। एक इंसानी साया कोठरी के अधखुले दरवाजे में से निकला।
जब वो साया मेरी तरफ बढ़ने लगा तो मैं एकदम से उठ बैठा। पिस्तौल मैंने जेब से निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। ये नज़र नहीं आता था। अब ये साया मुझसे 7-8 कदम के फासले पर ही था कि मैंने इसे पहचान लिया। ये यहूदी लड़की रोत थी। इसने अपने आप को स्याह चादर में ढांप रखा था, लेकिन अपनी नागन जैसी चाल को न छुपा सकी थी। जिस साहिबान के नीचे मैं बैठा था, इसके करीब आकर इसने पलट कर एक निगाह पीछे डाली और फिर छलांग लगाकर मेरे करीब आ गई। जेरोम, मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो। इसने एक बाजू मेरे कांधे पर रख दिया। अजीब बात थी, इसके लिबास से अंगूर के सूखे पत्तों की खुशबू आ रही थी। मैंने जल्दी से इसका हाथ नीचे किया और कहा, ये तुम क्या कह रही हो? साथ ही मैंने पिस्तौल वाला हाथ पतलून की जेब में कर लिया। रूथ ने सरगोशी की, मुझे यरूशलेम ले चलो। मैं इस शराबी चचा के पास नहीं रहना चाहता। मेरा भाई सावल भी चचा की तरफदारी करता है। ये लोग मेरा ब्याह एक ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो उम्र में मुझसे 40 साल बड़ा है। जेरोम, तुम मुझे यरूशलेम ले चलो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अजीब मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। मैंने इसे साफ साफ कह दिया कि मैं इसे यरूशलेम नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे बीवी बच्चे हैं। इसने तड़प कर चेहरा पीछे किया और बोली, मैं तुम्हारी बीवी की खिदमत करूंगी, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। मैं इस बुढ़े से ब्याह नहीं करना चाहती। कोठरी में से एशकोल के जोर जोर से खांसने की आवाज़ आने लगी। रूथ बिल्ली की तरह उठकर कोठरी की तरफ भाग गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रूथ अभी मेरे पास आई थी। सहराई रात फिर सन्नाटे में गोताजन हो गई। ना कोई आवाज़ थी, ना कोई सरगोशी थी। अंगूर के सूखे पत्तों की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही थी। फिजा में ठंड थी। मैं सूखी घास पर सिमटा हुआ लेटा था। मोटी काली चादर मेरे जिस्म पर थी। गैर शऊरी तौर पर मेरे दिल ने होश का दामन छोड़ दिया और मैंने अपने आप को नींद के हवाले कर दिया। नींद की लहरों में हचकोले खाता मैं एक जंगल में निकल आया, जहाँ बांस के हरे भरे झुंड थे। गहरी खाड़ियाँ और खड नाले थे, जिनकी जंग आलूद पत्थरों से पानी टकरा कर आगे बह रहा था। कोई मेरे साथ साथ चल रहा था। इसने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया। ये सुधा रंगनी थी। मैं इसके वजूद से बाखबर था। सांप बेटा इसकी गर्दन से लटक रहा था। किसी वक्त वो अपनी केसरी आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा देती। वो मुझे एक मरतूब खूह में ले गई, जिसकी दीवारों से पानी टपक रहा था। हम एक जगह बैठ गए। मैंने आंखें बंद करके अपना सर दीवार के साथ लगा लिया। मुझे सुधा रंगनी के सांप की धीमी फनकार से मिलता जुलता सांस सुनाई दे रहा था, जैसे कोई सांप अपनी नागन के गिर्द चक्कर लगा रहा हो। फिर मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे दूर कोई ट्रक गुजर रहा है। मैंने आंखें बंद कर रखी। ट्रक की आवाज़ करीब आ रही थी। सुधा रंगनी की फनकार बुलंद हुई। मैंने आंखें खोल दी। सुधा रंगनी की केसरी आंखों से शोले निकल रहे थे। मैंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। ट्रक की आवाज़ करीब से करीब तर आ गई। मुझे अपना वजूद फिजा में तैरता हुआ महसूस हो रहा था। सुधा रंगनी भी मेरे साथ फिजा में परवाज कर रही थी। ट्रक की आवाज़ अब खुदा जाने कहाँ गायब हो गई थी। सुधा मुझे सांस लेकर समुंदर के वस्त में एक चट्टान पर आई। पत्थर का जीना लहराता हुआ चट्टान की चोटी तक चला गया। सुधा रंगनी ने हाथ उठाकर चोटी की तरफ इशारा किया। इसका चेहरा स्याह पत्थर की मूर्ति की तरह साकित था। मुझे महसूस हुआ कि वो जो कुछ मुझे बताना चाहती है इसे पहले ही से मैं जानता हूँ। सुधा रंगनी की कलाई से लिपटा हुआ सांप भी अपना फन उठाए चट्टान की चोटी को तक रहा था। सुधा ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। हम चट्टान का जीना चढ़ने लगे। चट्टान की चोटी पर पहुंचकर मैंने नीचे देखा। हमारे नीचे स्याह घने बादल ही बादल थे। इन बादलों में बिजली रह रह कर चमक रही थी। बादलों में गरज नहीं थी। फिर इन स्याह घटाओं में से एक शेर निकलकर हमारी तरफ बढ़ा। इसके दोनों अगले बाजू परों की तरह के थे और वह नीचे से उड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया। मैं भागना चाहता था मगर अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। सुधा रंगनी ने मुझे जोर से झंझोड़ा। मेरी आंख खुल गई। यहाँ तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं अभी तक ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन जब मेरे पाँव पर ठोकर मारी गई तो मैं होश में आ गया। उठो, तुम हिरासत में हो। मेरा जहन सुनसराने लगा। 4 इसराइली फौजी स्टेन गन्ने ताने मेरे ऊपर खड़े थे। इनका ट्रक मकान के आंगन में मौजूद था। इनके करीब ही एशकोल, सावल और रोत सहमी हुई खड़ी थी। सहराई आसमान पर सुबह की रोशनी नमूदार हो चुकी थी। ये सुबह मेरी ज़िंदगी की तारीक रात का आगाज़ था। मेरी तलाशी ली गई। पिस्तौल उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और मेरे हाथ पीछे बांधकर ट्रक की तरफ चलने का हुक्म दिया। मुझे उठाकर ट्रक में फेंक दिया गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे आलूओं की बोरी फेंकी जाती है। मेरे हाथ रस्सी से पीछे बांधे थे। मैं मुंह के बल ट्रक के अंदर गिरा। मेरा माथा लकड़ी के एक बक्स से टकराया और खून बहने लगा। इसराइली फौजी छलांगे लगाकर ट्रकों में घुस आए और ट्रक के पीछे तरपाल गिरा दी गई, जिससे अंदर अंधेरा हो गया। ट्रक तेजी से पीछे मुड़ा, फिर घूमा और संगलाख सहरा में किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। यह सब कुछ आन वाहिद हो गया और मैं अभी तक भौंचकास रह गया। अभी चंद लम्हे पहले ही मैं ख्वाब में सुधा रंगनी के साथ हसीन जंगल के दिलफरेब माहौल में सफ़र कर रहा था।
इसका बाजू मेरे कंधे पर और मुझे इसकी सहर तराज सांस की आवाज़ आ रही थी कि दूसरे लम्हे मैं इसराइली फौजी ट्रक में इस तरह औंधा पड़ा था कि मेरे दाएं बाएं 3 संतरी स्टेन गन्ने ताने बैठे थे। मेरी तलाशी लेकर उन्होंने मेरे पिस्तौल, जहरीले कैप्सूल और $20 की रकम को अपने कब्जे में कर लिया था। अब मेरे पास सिवाय मेरे नाकाबिले शिकस्त अज़म के और कुछ नहीं था। लेकिन मैं इस हैबतनाक हकीकत से बेखबर था कि जहां मुझे ले जाया जा रहा है वो मेरे नाकाबिले शिकस्त इरादों और अज़म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इस वक्त कुदरती तौर पर मैं यही सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है और ये किसी फौजी कैंप में ले जाकर मुझसे पूछगिछ करेंगे, रोंगटे खड़े कर देने वाली अजियतें देंगे, शदीद जद्दोकोब करेंगे। मैं बार बार बेहोश होऊंगा, वो बार बार होश में लाएंगे और तशद्दुद व अजियत का सिलसिला असर नो शुरू कर देंगे। वो मुझसे इसराइल में बरसरे पैकार मेरे दूसरे जासूस साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं उन्हें डॉक्टर उकाद और नादिया के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और वो मेरे नाखून उतार देंगे, मेरी हथेलियों में कील ठोंकेंगे। ट्रक अपनी मंजिल की तरफ उड़ा जा रहा था। ये खदशा भी था कि मिलिट्री चेक पोस्ट को ग्रेनेड से उड़ाकर मैं जिन इसराइली संतरियों को मौत के घाट उतार आया हूँ, इनका बदला भी मुझसे बराबर लिया जाएगा और मुझे इस तरह हलाक किया जाएगा कि जान एक एक सांस करके निकलेगी। ट्रक में अब मुझे इसराइली संतरियों के चेहरे नजर आने लगे। ये तीनों संतरी नौजवान यहूदी थे। इनकी स्टेन गन्नों की नालियों का रुख मेरी तरफ था और वो सिगरेट पी रहे थे। एक संतरी ने अपना भारी फौजी जूतों वाला पाँव मेरी पीठ पर रखा हुआ था। मेरे माथे से खून बह रहा था, वो अब जख्म पर जम गया था। ये जख्म दर्द कर रहा था। यहूदी फौजी चुप थे, वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। ट्रक संगलाख वीराने में नाहमवार रास्ते पर हचकोले खाता हुआ जा रहा था। धूप निकल आई थी जिसकी वजह से ट्रक के अंदर गर्मी हो रही थी। एक फौजी ने अपने पीछे तरपाल की एक छोटी सी खिड़की से कपड़ा परे हटा दिया। ट्रक में हवा की आमदोरफ्त शुरू हो गई जिससे गर्मी में कदरे कमी हुई। मुझे अपने ऊपर इस जानवर का गुमान हो रहा था जिसको ये इसराइली फौजी शिकार करके ले जा रहे थे। मैं इनका शिकार ही था। खुदा जाने मेरे बारे में किसने मुखबरी की थी या ये लोग खुद ही मेरी तलाश में इधर निकल आए थे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अब मैं इनके कब्जे में था और मुझ पर जिस्मानी अजियत का लामितनाही सिलसिला शुरू होने वाला था। फौजी ट्रक न जाने कितनी देर तक चलता रहा। मेरी घड़ी भी उन्होंने उतार ली थी। कुछ मालूम नहीं था कि क्या वक़्त हुआ। एक जगह पहुंचकर ट्रक ने नीम दायरे में एक चक्कर लगाया और रुक गया। ट्रक के पीछे गिरी हुई तरपाल का पर्दा उठा दिया गया। फौजी बाहर कूद गए। मैं सीधा होकर ट्रक के फर्श पर लकड़ी के बक्स का सहारा लेकर बैठ गया। बाहर मुझे जो कुछ नजर आ रहा था वो ही कुछ खैमे में था जिनके आगे 2 फौजी गाड़ियां खड़ी थी। एक इसराइली फौजी ट्रक के बाहर स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था। मुझे फौजियों की आवाज़ें सुनाई दी। एक फौजी ट्रक की तरफ जल्दी आने को कह रहा था। फिर मुझे लोहे की जंजीरों की एक दूसरे से टकराने की आवाज़ें। 2 नई शक्ल वाले फौजी ट्रक में घुस आए। इनमें से एक ने हथकड़ी और बेड़ियां उठा रखी थी। मुझे बैठा देखकर एक ने मेरे घुटनों पर जोर से ठोकर मारी और गाली देकर कहा, टांगे सीधी करो। मैंने खामोशी से इसके हुक्म की तामील कर दी। मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी गई। ये लोहे के 2 कड़े थे जो एक जंजीर के साथ आपस में बंधे थे। मेरे हाथों की रस्सी खोलकर हथकड़ी डाल दी गई। उन्होंने मुझ पर इतना करम जरूर किया कि मेरे हाथों को पुश्त पर नहीं बांधा था। मेरे दोनों हाथ मेरे पेट के साथ लगे थे। यहाँ संतरियों की गाड़ तब्दील हो गई। ट्रक की तरपाल गिरा दी गई। इसका इंजन गिड़गिड़ाया और ट्रक एक चक्कर काट कर एक बार फिर आगे रवाना हो गया। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद ट्रक दोबारा एक मकाम पर रुक गया। यहाँ मेरी आंखों पर कसकर पट्टी बांधी गई। फिर मुझे ट्रैफिक से उतार कर सीधा चलने को कहा गया। ज़मीन सख्त थी। लगता था कि पत्थरों को जोड़कर फर्श बनाया गया है। एक जानिब से किसी गाड़ी के इंजन के मुसलसल चलने की आवाज़ आ रही थी। पाँव में बेड़ियों की वजह से मैं किसी ऐसे बच्चे की तरह कदम कदम चल रहा था जो चलना सीख रहा। बेड़ियों का लोहा मेरे टखनों से टकरा कर दर्द पैदा कर रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। किसी ने पीछे से मेरे शाने पर राइफल का दस्ता मारा और गाली देकर कहा, तेज चलो। मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली और धक्के देकर आगे चलाने लगे। आगे जीना था। मैं गिर पड़ा। मुझे ठोकर मारकर उठने का हुक्म मिला। हाथ में हथकड़ी लगी होने की वजह से मैं आसानी से न उठ सका। आगे बरामदा सा था। मुझे एक जगह धकेल दिया गया। फिर मुझे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। मेरी आंखों से पट्टी खोल दी गई। मैंने देखा कि मैं एक नीम बोसीदा तारीक कोठरी में हूँ जिसकी छत की कड़ियाँ मेरे सर से चंद इंच ही ऊंची थी। मेरे सामने एक बड़ी बड़ी मूंछों और हलाकू खान की शक्ल वाला गंजा यहूदी हाथ में टीन का एक डब्बा लिए खड़ा था। इसने डब्बा फर्श पर रखा और मेरी हथकड़ी खोल कर गुर्राया, यहाँ फारिग हो लो। वो बाहर चला गया। दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। अब मैंने नीम तारीक कोठरी का जायजा लिया। कोने में एक कमोड पड़ा था। पानी की बाल्टी भी पास रखी थी। टीन का जो डब्बा गंजा यहूदी दे गया था
इसमें मुट्ठी भर उबले हुए चावल पड़े थे जिनमें से बू आ रही थी। मुझे सख्त भूख और प्यास लगी थी। खुदा जाने इसके बाद ये बासी चावल भी कब नसीब। ये सोचकर वो चावल जहर मार की बाल्टी से पानी पिया और वहीं दीवार का सहारा लेकर नंगे फर्श पर बैठ गए। करीबन आधे घंटे बाद वही गंजा यहूदी फौजी दोबारा कोठरी में आया। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और कोठरी से निकाल कर बाहर ले गए। पट्टी स्याह कपड़े की थी और कुछ इस तरह से कसकर बांधी गई थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे हथकड़ी लगा दी गई थी। यहाँ से मुझे एक बार फिर ट्रक में धकेल दिया गया। ये ट्रक यहाँ से रवाना हुआ तो एहसास हुआ कि वो संगलाख ना हमवार सड़क की बजाय किसी हमवार सड़क पर चला जा रहा है। शायद हाईवे थी और मुझे तलुबैब ले जाया जा रहा था। बाकी का सारा दिन ट्रक सड़क पर तेज रफ्तारी से चलता रहा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि रात हो गई है या अभी दिन ही है। मेरा ख्याल है कि 2 घंटे के सफर के बाद ट्रक एक जगह खड़ा हो गया। यहाँ फौजी छलांग लगाकर बाहर उतर गए। मुझे इनके उतरने और बातें करने की आवाज़ आई जो ज़रा दूर हो गई थी। फिर किसी ने टीन के डब्बे से मुझे पानी पिलाया। ये भी कोई यहूदी फौजी था जो मुझे साथ साथ गालियां बीध रहा था। मैं बेबस था। मैं गालियों के जवाब में कार्रवाई नहीं कर सकता था। 2 आदमी मुझे खींचकर ट्रक से बाहर ले गए। यहाँ एक तरफ ले जाकर मुझे पेशाब वगैरह कराया गया। पट्टी बदस्तूर मेरी आंखों पर बंधी थी। मेरे माथे का जख्म जम कर अकड़ गया था। पाँव के टखनों पर भी मुसलसल रगड़ से दर्द शुरू हो गया था। यहाँ से मुझे इसी ट्रक में बिठाकर एक ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ मुझे एक हवाई जहाज के उतरने की आवाज़ सुनाई दी। ये कोई हवाई अड्डा था। ट्रक रुका तो मुझे एक आदमी ने सहारा देकर उतारा। मैं कदम कदम पर चलने लगा। मेरे टखने दर्द कर रहे थे। बेड़ियों और इनके दरमियान बंधी हुई जंजीरों के रगड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जिंदगी में पहली बार ये जेवर पहने थे। जंजीर ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट लंबी थी और मैं ज़्यादा डग ना भर सकता था। बड़ी एहतियात से चलने की कोशिश करता, फिर भी बेड़ियाँ मेरे टखनों से टकराकर उन्हें छीले डाल रही थी। 2 आदमियों ने मुझे ज़मीन से कुछ 4 फुट ऊपर उठाकर किसी जगह फेंक दिया। फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। ज़रूर ये कोई छोटा फौजी जहाज़ था। मैं जहाज़ के फर्श पर टांगे एक तरफ आधी ऊपर उठाए बैठा था। मेरे इर्द गिर्द फौजी बूटों की आवाज़ें आ रही थी। किसी ने इब्रानी ज़ुबान में कहा, कैप्टन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं। शायद जहाज़ के फौजी पायलट को मुखातिब करके कहा था। कैप्टन की तरफ से कोई जवाब सुनाई न दिया। इसके बजाय इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन की आवाज़ बता रही थी कि ये छोटा हवाई जहाज़ है। फिर एक हल्के से धचके के साथ हवाई जहाज़ हवाई पट्टी पर रेंगने लगा। बहुत जल्दी इसने रफ्तार पकड़ ली। इसके बाद जहाज़ ने ज़मीन छोड़ दी। ज़मीन के साथ जहाज़ के पहियों के रगड़ने की आवाज़ यकदम बंद हो गई और यूं लगा जैसे जहाज़ हल्का हो गया है। एक तरफ को गोता लगाकर जहाज़ ने बुलंदी हासिल करनी शुरू कर दी। एक खालिस बुलंदी पर जाकर जहाज़ सीधा हो गया। अब वो एक नपी तुली रफ्तार से परवाज़ कर रहा था। छोटा होने की वजह से जहाज़ फिजा में ऊपर नीचे हो रहा था। मैं सोचने लगा कि ज़रूर मुझे तलुबैब के फौजी हेडक्वार्टर में ले जाया जा रहा है। प्यास फिर लगने लगी। मैंने पानी मांगा तो जवाब में किसी ने मेरे जबड़े पर राइफल का बट दे मारा। मैंने हथकड़ी लगे हाथों से अपना मुंह थाम लिया। खुदा का शुक्र था कि जबड़ा अपनी जगह पर कायम था। जहाज ऊपर नीचे होता हल्के हल्के हचकोले खाता एक खास रफ्तार से उड़ा जा रहा था। मेरा जबड़ा एक तरफ से सुन्न हो रहा था। खुदा जाने कितने वक्त गुजर गया कि जहाज नीचे आना शुरू हुआ। फिर वो हवाई अड्डे की पट्टी पर उतर गया। जहाज रुका। दरवाज़ा खुला। मुझे घसीट कर बाहर निकाला गया। एक और ट्रक में धकेल दिया गया। ट्रक इसी वक्त चल पड़ा। ट्रक एयरपोर्ट से निकलकर किसी कुशादा सड़क पर जा रहा था, क्योंकि यहाँ मुझे दूसरी गाड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। फिर इन गाड़ियों की आवाज़ें पीछे रह गई। एक बार फिर सिवाय अपने ट्रक के इंजन की आवाज़ के दूसरी आवाज़ नहीं थी। ट्रक कभी ढलान में उतर जाता है, कभी चढ़ाई चढ़ता है। एक पुल के ऊपर से भी गुजरा। काफ़ी देर चलने के बाद ट्रक बाएं जानिब को घूम गया। थोड़ी दूर तक चलते रहने के बाद जैसे वो एक पथरीले रास्ते से गुजरने लगा। यहाँ वो ज़रा ज़रा उछल रहा था। आखिर एक मुकाम पर पहुंचकर रुक गया। इंजन बंद कर दिया गया। यहाँ भी मुझे घसीट कर बाहर निकाला गया। एक आदमी मुझे बाजू से पकड़कर आगे को धकेलता हुआ ले गया। इस जगह बहुत सी आवाज़ें आ रही थीं। इनमें फौजी बूटों के चलने की आवाज़ें भी थीं, किसी जीप के करीब से गुजरने की आवाज़ भी थी और फौजियों की एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें भी थी। मुझे एक बरामदे में से गुजराया गया। मुझसे चला नहीं जा रहा था। टखने और जबड़ा सख्त दर्द कर रहा था। जंजीर की आवाज़ बुलंद हो रही थी। बेड़ियों के फौलादी कड़े मेरे टखनों को छीले डाल रहे थे। मैं एक एक पाँव रखकर कोई जीना उतरने लगा। फिर मुझे लोहे का एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। किसी ने ज़ोर से पाँव जोड़कर सैल्यूट। ये ख़तरनाक फ़लस्तीनी जासूस है, किसी ने जवाब दिया। सर, इससे शूट कर दें। मुझे अंदर को धक्का दिया गया। मैं पथरीले फर्श पर गिर पड़ा। मेरी कोहनियाँ छिल गईं। फौजी बूटों की आवाज़ मेरे करीब आई। मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी गई।
मुझे कुछ दिखाई न दिया। कोठरी में घुप अंधेरा लगा। मैंने 2-3 बार आंखें झपकाई। जर्द रंग के तारे आंखों के आगे नाचने लगे। लोहे का दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बिनाई जैसे बहाल हो रही थी। देखा कि एक तंग सी कोठरी के नंगे फर्श पर पड़ा हूँ। छत के साथ एक जर्द बल्ब जल रहा है। कोठरी बिल्कुल खाली थी। सिर्फ कोने में एक कमोड पड़ा था। अब मैंने हथकड़ी लगे हाथों को उठाकर अपने जबड़े को आहिस्ता से छुआ। एक तेज सी उठी और मैंने हाथ नीचे कर लिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना जबड़ा चलाया। जबड़ा सही सलामत था मगर सख्त दर्द कर रहा था और एक तरफ से सूज गया था। मैंने टखनों पर से पतलून उठाई तो देखा कि दोनों टखनों से खून बह रहा था। मैंने बारी बारी टखनों के ऊपर टांग को दबाया। कुछ सुकून सा महसूस हुआ। हाथ छोड़ा तो टखनों के जख्म का दर्द फिर से बेदार हो गया। मुझे इस अकूबत खाने में आए बमुश्किल 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि दरवाज़ा खुला और 3 फौजी अंदर आ गए। इनमें से 2 पीछे थे और एक तोंद वाला यहूदी फौजी अफसर आगे आगे था। इसके हाथ में छोटा सा डंडा था जिस पर चमड़ा मुंडा हुआ था। ये मौत के फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द आन खड़े हुए। एक सिपाही बाहर से एक स्टूल लेकर तेजी से अंदर आया। स्टूल मेरे करीब फर्श पर रख दिया गया। यहूदी फौजी अफसर इस पर बैठ गया और मेरी तरफ झुककर घूरने लगा। मुझसे पूछगछ का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो वो मेरे साथ बड़ी नरमी और मुलायमत से पेश है, जैसा कि आमतौर पर इन लोगों का वतीरा रहा है। इसने मुझे फौरी तौर पर रिहा करवाने की पेशकश भी की और कहा कि अगर मैं इसके साथ ताउन करूंगा तो वो ना सिर्फ ये कि मुझे रिहा करवा कर उर्दन की सरहद पार करवा देगा बल्कि मेरे साथ VIP वालों जैसा सलूक करेगा। इसने मेरे लिए ठंडा पानी और ताज़ा चावलों की एक प्लेट भी मंगवाई। मैंने ये सोचकर चावल फ़ौरन हड़प कर लिए और ठंडा पानी पी लिया कि खुदा जाने इसके बाद कितनी देर तक खाने को कुछ नसीब भी होगा कि नहीं। वो बड़ा खुश हुआ कि मैं इसकी लाइन पर चढ़ गया। अब इसने बड़ी नरम आवाज़ में पूछा कि मुझे पाकिस्तान से इसराइल किसने पहुंचाया था और मेरे दूसरे साथी इसराइल में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। सिर्फ ये 2 सवाल हैं, इनके जवाब ऐसे मुश्किल भी नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा नाम सीग़ाए राज में रखा जाएगा। हम किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे बल्कि जब तुम उर्दन की सरहद पार कर लोगे तो हम यही ऐलान करवाएंगे कि एक जासूस हमारी कैद से फरार हो गया है। अब ऐसा करो, सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ कौन लाया था। तुम जिस मिशन पर आए थे हमें इसके मुतालिक सब कुछ मालूम है। दूसरे ये बता दो कि तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ और किस किस नाम से मसरूफ़ अमल है। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर ज़रा सा दबाया और अपने मौक़िफ़ को दोहराया। मैं तुमसे सिपाहियों वाला वादा करता हूँ कि तुम्हारा नाम हम किसी को नहीं बताएंगे। ये राज तुम्हारे और हमारे दरमियान ही रहेगा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।